भारत का संविधान। अच्छा, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत ही मोटी, भारी भरकम और थोड़ी मुश्किल सी कानूनी किताब, है ना? लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ कुछ कानूनों का एक गट्ठर है, या फिर ये हमारे देश की पूरी कहानी का, हमारे लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट है? तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले तो जरा इसके साइज पर गौर कीजिए। ये है हमारा संविधान, और आपको पता है, ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। करीब करीब 1,45,000 शब्द हैं इसमें। तो सवाल ये उठता है कि हमारे लोकतंत्र का ये ब्लूप्रिंट इतना ज़्यादा बड़ा और डिटेल्ड क्यों है? क्या हमारे संविधान बनाने वालों को बस लिखने का शौक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस लंबाई के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद छुपा है, और आज हम उसी मकसद को समझने वाले हैं। तो हमारे आज के इस सफ़र में हम 4 मेन स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संविधान के आइडियाज़ कहाँ-कहाँ से लिए गए। फिर हम सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर के बैलेंस को समझेंगे। इसके बाद हम संविधान के कुछ फाइन प्रिंट यानी इसकी बारीकियों में उतरेंगे, और आखिर में हम इसकी आत्मा यानी इसकी प्रस्तावना को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों का सोचना था कि जब दुनिया में अच्छी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, तो फिर से पहिया क्यों बनाना? क्यों ना उन सब अच्छी चीज़ों को मिलाकर एक बेहतर गाड़ी बनाई जाए। और उन्होंने ठीक यही किया। और आपको ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि हमारे संविधान का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कोई विदेशी संविधान नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों का बनाया हुआ एक कानून था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारे संविधान का लगभग 40% हिस्सा, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर, गवर्नर का ऑफिस और इमरजेंसी प्रोविजंस जैसी बड़ी बड़ी बातें हैं, वो सब यहीं से ली गई हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो जैसे पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। ब्रिटेन से हमने संसदीय सरकार का ढांचा उठाया, तो अमेरिका से लिया मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट, कनाडा से सीखा कि एक मजबूत केंद्र सरकार कैसे काम करती है, और तो और फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्शों को अपनाया। मतलब ये सचमुच में एक वैश्विक दस्तावेज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और संविधान के दिल में उतरते हैं, यानी पावर का बंटवारा। जरा सोचिए, भारत जितना बड़ा और विविधताओं से भरा देश, यहाँ ये तय करना कि सेंटर के पास कितनी ताकत होगी और राज्यों के पास कितनी, ये कितना मुश्किल काम रहा होगा। इस बैलेंस को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, फेडरलिज्म या संघवाद। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पावर को 2 लेवल्स पर बांटा जाता है, एक नेशनल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स। लेकिन भारत का सिस्टम यहीं पर बड़ा मजेदार हो जाता है। हम 100% फेडरल नहीं हैं। एक तरफ हमारे पास लिखित संविधान, दोहरी सरकार और एक आज़ाद न्यायपालिका है, ये सब राज्यों को पावर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, एक बहुत मजबूत सेंटर है, और गवर्नर को भी सेंटर ही अपॉइंट करता है। ये सारी बातें देश को एक यूनिट की तरह जोड़ती हैं। और इसी अनोखे मिक्सचर को जाने माने एक्सपर्ट केसी वेर ने एक नाम दिया था, क्वाजी फेडरल। इसका मतलब है एक ऐसा देश जो आधा अधूरा संघीय। मतलब भारत का ढांचा ऐसा है जो जरूरत पड़ने पर फेडरल से यूनिटरी यानी एकात्मक बन सकता है। ये कोई कमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी डिजाइन चॉइस है। अच्छा, अब बात करते हैं संविधान के फाइन प्रिंट की, यानी इसकी अनुसूचियों या शेड्यूल्स की। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि अगर संविधान के आर्टिकल्स किताब के चैप्टर हैं, तो ये शेड्यूल्स उस किताब के आखिर में दिए गए वो पन्ने हैं जहां सारी लिस्ट और डिटेल्स दी गई होती हैं। और ये शेड्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल्स की रीढ़ की हड्डी की तरह हैं, जो उन बातों को डिटेल में समझाते हैं जिनका जिक्र आर्टिकल्स में बस संक्षेप में किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, पर जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी, इनकी संख्या भी बढ़कर 12 हो गई। इनमें भी सबसे ज़रूरी है 7वां शेड्यूल। यही वो जगह है जहां सेंटर और स्टेट्स के बीच काम का बंटवारा होता है। इसमें 3 लिस्ट हैं। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है, जैसे डिफेंस या बैंकिंग। दूसरी है स्टेट लिस्ट, जिस पर राज्य कानून बनाते हैं, जैसे पुलिस या खेती। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा। हाँ, लेकिन अगर दोनों में कोई टकराव हो तो सेंटर का कानून ही माना जाएगा। अब एक मजेदार चीज बताता हूं, खासकर अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं छठी अनुसूची की। ये 4 राज्यों असम, त्रिपुरा,
मिजोरम और मेघालय के आदिवासी इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी है। अब इन 4 नामों को याद कैसे रखें? एक सिंपल सा जुगाड़ है, ATM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, लेकिन M से मिजोरम है, मणिपुर नहीं, ये याद रखिएगा। ATM विदाउट मनी, मतलब मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। एग्जाम में अक्सर यही ट्रिक करके कंफ्यूज किया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। ये संविधान का वो हिस्सा है जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की। और ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पूरे संविधान का मिशन स्टेटमेंट है, उसका सार है। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से होती है, हम, भारत के लोग। ये 3 शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। ये बताते हैं कि संविधान को बनाने और चलाने की असली ताकत किसी राजा, रानी या बाहरी ताकत के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत की जनता के हाथों में है। प्रस्तावना हमें ये भी बताती है कि इस संविधान का मकसद क्या है। ये अपने हर नागरिक को 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता का वादा करता है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये वो फाउंडेशनल पिलर्स हैं जिन पर हमारा देश खड़ा है। पर क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब इस प्रस्तावना की कानूनी हैसियत पर ही सवाल उठ गया था। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर आया 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसमें कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है और इसे बदला भी जा सकता है। और इसी ऐतिहासिक फैसले के ठीक बाद 1976 में 42वें संशोधन के जरिए प्रस्तावना में पहली और अब तक की आखिरी बार बदलाव किया गया। इसमें 3 नए और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन शब्दों ने हमारे संविधान के इरादों को और भी मजबूती दे दी। हमने देखा कि हमारा संविधान सिर्फ एक लंबी चौड़ी किताब नहीं है, ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ दस्तावेज है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो दुनिया के सबसे अच्छे विचारों, शक्तियों के एक नाजुक संतुलन और बहुत ऊंचे आदर्शों से मिलकर बनाए। पर सवाल यह है कि क्या ये एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है या एक ऐसा दस्तावेज है जो आज भी समय के साथ खुद को ढाल रहा है? ये एक ऐसी बहस है जो शायद हमेशा चलती रहेगी।